Yes. The next is industrial sector on the eve of independence. Beta, after seeing the position of agriculture sector, now we will discuss about the industrial sector on the eve of independence. इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर की पोजीशन क्या थी? तो फर्स्ट पॉइंट इज द सिस्टमैटिकली द इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द ब्रिटिशर्स, मीनिंग इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने सिस्टमैटिकली जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन किया. कैसे? फर्स्ट वन, दे डिके द इंडियन वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंड ब्लिक ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्री. मीनिंग बेटा कि उन्होंने जो है हमारा जो वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसको डिके कर दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसके अंदर भी कोई ग्रोथ नहीं थी. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स देखते हैं बेटा कि हाउ द ब्रिटिशर्स डिके द वर्ल्ड फेमस इंडियन हैंडीक्राफ्ट. तो before the British rule, handicraft in India enjoyed the worldwide reputation of excellence and quality, but the Britishers decayed Indian handicraft with the following manners. मीनिंग बेटा ब्रिटिश रूल से पहले हमारा जो हैंडीक्राफ्ट था वो वर्ल्ड वाइड था, उसकी रेपुटेशन जो है वो बहुत बेटर थी, बट ब्रिटिशर्स डिकेड आवर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इन ए वेरी सिस्टमैटिक मैनर. तो उन्होंने हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को कैसे डिके किया, कैसे डिस्ट्रॉय किया, कैसे उन्होंने हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया बेटा, एक्सप्लोट किया, इसको हम कुछ पॉइंट से समझते हैं. द फर्स्ट पॉइंट इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट. स्टेट का मीनिंग है यहाँ पे गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की थी. मीनिंग हम कह सकते हैं द डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी बाय द ब्रिटिशर्स. ओके, द टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया. क्या करते थे? वो रॉ मटेरियल को ब्रिटेन के अंदर एक्सपोर्ट करवाते थे विदाउट एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी. टैरिफ का मतलब यहाँ पे टैक्स है बेटा, मतलब हम कह सकते हैं कि टैक्स फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम द इंडिया. टैरिफ फ्री इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इनटू द इंडिया, मतलब जो फिनिश्ड गुड्स थी ब्रिटिश इंडस्ट्रीज की, वो इंडिया के अंदर विदाउट एनी इंपोर्ट ड्यूटी उनको इंपोर्ट किया जाता था. But the same time heavy duty was placed on the export of Indian handicraft product. मीनिंग जब भी इंडियन हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट किया जाता तो उसके ऊपर हैवी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है इम्पोज की जाती थी. मीनिंग बेटा रॉ मटेरियल को विदाउट एनी एक्सपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन बेटा फिनिश्ड गुड्स को जब हम एक्सपोर्ट करते थे तो उसके ऊपर हैवी ड्यूटी जो है इम्पोज की जाती थी, which reduce the competitiveness in the international market. जिसके consequences क्या हुए बेटा कि हमारा जो डोमेस्टिक या इंडियन हैंडीक्राफ्ट था वो डिस्ट्रॉय हुआ, वो इंटरनेशनली compete नहीं कर पाया, और हमारा ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट डिके या डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हुआ. ओके बेटा, नेक्स्ट वन इज द डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स. ये आपको समझना है बेटा, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने जो प्रिंसली कोर्ट्स मतलब बेटा जो राजा महाराजाओं के जो दरबार लगते थे उनको डिसअपियर कर दिया, उनको बंद कर दिया. रियल में बेटा जो ये प्रिंसली कोर्ट्स होते थे, इन प्रिंसली कोर्ट्स के थ्रू हमारे जो डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट था उसको एडवर्टाइज किया जाता था, जिसके थ्रू बेटा हमारा डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट जो है वो कुछ ना कुछ उसकी सेल इंक्रीज होती थी. ठीक है, बिफोर ब्रिटिश रूल्स नवाब, राजा, प्रिंस एंड अंपेयर्स रूल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, दे यूज टू पैट्रोनाइज द हैंडीक्राफ्ट. वो हमारे डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट को पैट्रोनाइज करते थे, मतलब हमारे जो हैंडीक्राफ्ट होता था उनको प्रमोट करते थे, उनको एडवर्टाइज करते थे, जिसके थ्रू डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट ज्यादा सेल होता था. ठीक है, because of which the Indian handicraft industry had acquired international reputation, जिसके थ्रू हमारे डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट की रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड थी. ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉय द प्रिंसली कोर्ट्स. उन्होंने प्रिंसली कोर्ट्स को डिस्ट्रॉय किया. कॉन्सिक्वेंटली इंडियन हैंडीक्राफ्ट स्टार्ट डिकेइंग. मीनिंग बेटा जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने प्रिंसली कोर्ट्स को डिसअपियर किया, प्रिंसली कोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनको बंद करवा दिया, जिसके थ्रू बेटा हमारा जो डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट था वो पैट्रोनाइज होना बंद हुआ, उसका प्रमोशन बंद हुआ, और हमारा डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट डिके होता चला गया. द नेक्स्ट वन इज द कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट. बेटा हमारा डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट का कंपटीशन किसके साथ था? वो ब्रिटिशर्स की मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ था. और बेटा एज यू नो दैट द मशीन मेड प्रोडक्ट इज लो कॉस्ट प्रोडक्ट, उसकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन जो हैंडमेड प्रोडक्ट होता है बेटा इट इंप्लाइज द हाई कॉस्ट.
जिसके थ्रू बेटा क्या हुआ कि मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ हमारा मीनिंग कंपटीशन हमारे डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट का था, जिससे हमारा डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट क्या हुआ, वो मीनिंग सरवाइव नहीं कर पाया, वो ज्यादा नहीं बिक पाया, क्योंकि बेटा कंपटीशन किसके साथ था, ब्रिटेन के मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ था, और मशीन मेड प्रोडक्ट इंप्लाइज द लो कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है मशीन मेड प्रोडक्ट फ्रॉम ब्रिटेन इम्प्लाइड लो कॉस्ट एंड मोर एफिशिएंसी एंड बेटर क्वालिटी। बेटर क्वालिटी का होता था, एफिशिएंट प्रोडक्ट होता था, कॉस्ट कम आती थी। बट इंडियन हैंडीक्राफ्ट यूज टू लेबर इंटेंसिव टेक्निक एट इम्प्लाइज द मोर कॉस्ट। मतलब वो इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो है हाथों से बनता था, हैंडमेड प्रोडक्ट होता था, जिससे उसकी कॉस्ट ज्यादा होती थी। कंपटीशन फोर्स द इंडियन क्राफ्टमैन टू शट डाउन देयर एंटरप्राइजेस। मतलब क्या हुआ बेटा, इससे डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट को अपने एंटरप्राइजेस बंद करने पड़े। नेक्स्ट वन इज द न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। बेटा जैसे जैसे ब्रिटिशर्स हमारी कंट्रीज के अंदर आए, तो वो साथ में अपना कल्चर भी लेके आए। हमने ब्रिटेन के कल्चर को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, ब्रिटेन के गुड्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया, उन्हीं के जैसे क्लोथिंग को यूज करना स्टार्ट कर दिया, उन्हीं मतलब हमने वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लिया, जिससे बेटा हमारा डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट की डिमांड जो है डिक्लाइन हुई, कम होनी स्टार्ट हुई। बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, इंडियंस ऑल्सो अडोप्ट द वेस्टर्न लाइफस्टाइल। इंडियंस ने भी वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडोप्ट कर दिया। दिस चेंज द पैटर्न ऑफ डिमांड अगेंस्ट द इंडियन प्रोडक्ट एंड इन फेवर ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट। मतलब इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई और ब्रिटिश प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई। फ्रॉम दिस इंडियन इंडस्ट्री स्टार्ट लूजिंग डोमेस्टिक मार्केट। हमारी जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी उसकी डोमेस्टिक मार्केट भी कम होनी स्टार्ट हो गई, डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो गई। एंड फ्लोरिशिंग द डिमांड ऑफ ब्रिटिश गुड्स। हमने ब्रिटिश गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, हम उनकी ज्यादा ब्रिटिश गुड्स की डिमांड हमारी कंट्री के अंदर ज्यादा इंक्रीज होनी स्टार्ट हुई। द नेक्स्ट वन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे इन इंडिया। इंडिया के अंदर रेलवे का इंट्रोडक्शन। बेटा अब हम बात करते हैं कि हम कई बार देखते हैं कि हमने बहुत बार ये वर्ड या ये फ्रेज भी सुना होगा कि रेलवे इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया। फिर आप सर हम इसको डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट के डीके के अंदर क्यों ले रहे हैं? तो बेटा यहाँ पे आपको समझना है, विद द हेल्प ऑफ रेलवे साइज ऑफ द मार्केट फॉर द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट इज एक्सपेंड। रेलवे की हेल्प से बेटा इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स को अपनी मार्केट एक्सटेंड करने में हेल्प मिली। इसको आप बेटा एक एग्जांपल से समझेंगे। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू, आप उसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए बेटा हमारा जो इंडिया का मैप है, अगर हम उसके बॉटम में देखें तो ये मैप कुछ इस तरीके का है। अगर आपको बॉटम के अंदर सपोज दैट इट इज द मैप ऑफ इंडिया। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो है ये वाटर है, ये वाटर वे है सारा का सारा, है कि नहीं? एज यू नो दैट, आपको पता होगा बेटा यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे जो है हिंद महासागर आपने देखा होगा। तो बेटा यहाँ तक ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी शिप के थ्रू अपना प्रोडक्ट यहाँ तक पहुंचा देते थे। इंडिया के जो पोर्ट थे वो उन तक अपना प्रोडक्ट बड़े इजीली पहुंचा देते थे। ठीक है जी, लेकिन जिससे बेटा ब्रिटिश का प्रोडक्ट जो है वो इन स्टेट्स के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर था, यहाँ पे उनका प्रोडक्ट ज्यादा बिकता था। लेकिन बेटा जो ड्यूरिंग जो हम बात करते हैं जो बीच का पार्ट है इंडिया का, यहाँ पे ब्रिटेन अपना प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पा रहा था। बट ये काम किसने आसान कर दिया? रेलवे ने आसान कर दिया। रेलवे ने ये प्रोडक्ट यहां से ऑल ओवर द इंडिया मूव करना स्टार्ट कर दिया। मीनिंग विद द हेल्प ऑफ रेलवे जो है ब्रिटिशर्स स्टार्ट सेलिंग देयर प्रोडक्ट इन ऑल ओवर द इंडिया, जिससे बेटा पूरे इंडिया के अंदर से डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट की डिमांड कम हुई और जो आपका ब्रिटिश प्रोडक्ट था, जो ब्रिटिश मशीन मेड प्रोडक्ट थे, वो इंडिया के अंदर ज्यादा सेल होने स्टार्ट हुए। तो ये आपको समझना है बेटा कि रेलवे ने भी हमारे डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट को डिके किया था। कैसे? विद द हेल्प ऑफ रेलवे साइज ऑफ द मार्केट फॉर द लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट्स टू एक्सटेंड। मतलब कि साइज ऑफ मार्केट ब्रिटेन के लिए इंक्रीज हुआ। मतलब पहले उनका साइज ऑफ मार्केट क्या था? केवल नियर टू द पोर्ट्स, जो बंदरगाह थे उनके आसपास ही अपना प्रोडक्ट वो बेच पाते थे। बट रेलवे स्टार्ट मूविंग द प्रोडक्ट टू ऑल ओवर द इंडिया। उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर उनका मीनिंग ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट को मूव करना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है। ऑन द अदर हैंड हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट मार्केट श्रिंक्ड, मतलब कि जो हाई कॉस्ट इंडियन प्रोडक्ट की मार्केट थी, मतलब जो हैंडीक्राफ्ट हमारा महंगा पड़ता था, वो लोगों ने खरीदना कम कर दिया और ब्रिटेन का प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा उन्होंने मशीन मेड प्रोडक्ट ज्यादा परचेज करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आएगा बेटा? तो ये कुछ पॉइंट थे बेटा कि हाउ ब्रिटिशर्स डिके द हैंडीक्राफ्ट ऑफ इंडिया, उन्होंने हमारे डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट को कैसे डिके किया। तो दीज आर 5 पॉइंट्स बेटा। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट, मतलब कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ड्यूटीज का जो हमारा सिस्टम था, मीनिंग एक्सपोर्ट रॉ मेटेरियल को रॉ मटेरियल जो है उसके ऊपर कोई टैक्स एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगी। जब हम फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट करते थे उसके ऊपर हैवी टैक्स लगाया गया। जब हम बाहर से ब्रिटेन से फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट ड्यूटी फ्री होता था, लेकिन जब भी हम कोई रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते थे उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाता था। नेक्स्ट, प्रिंसली कोर्ट को डिसअपियर कर दिया, जिससे हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट था उसको वो पैट्रोनाइज होना कम हुआ। जो है मशीन मेड प्रोडक्ट के साथ हमारा कंपटीशन था। पैटर्न जो है डिमांड का पैटर्न वो चेंज हुआ, हमने वेस्टर्न लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया, उनके कल्चर को अडॉप्ट किया, उनकी गुड्स को हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। और इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे, दीज आर 5 पॉइंट्स थ्रू व्हिच ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉयड आवर डोमेस्टिक या फिर इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। अंडरस्टैंड बेटा? द नेक्स्ट वन इज द ब्लिक एंड नोशनल ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। मॉडर्न इंडस्ट्रीज मतलब बेटा जो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट था उसको भी उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, और जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी उसको भी ब्रिटेन ने ज्यादा प्रमोट नहीं किया। तो यहाँ पे आपको समझना है बेटा, अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री शो ओनली ए नॉमिनल ग्रोथ। जो मॉडर्न इंडस्ट्री थी, जो लेटेस्ट इंडस्ट्रीज होती थी, जैसे हम आयरन स्टील्स की बात कर सकते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की इंडस्ट्रीज की बात कर सकते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात कर सकते हैं। तो इस जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उनको भी ब्रिटेन ने ज्यादा प्रमोट नहीं किया। तो यहाँ पे आप समझेंगे बेटा, अंडर द ब्रिटिश राज मॉडर्न इंडस्ट्री शो ओनली ए नॉमिनल ग्रोथ। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके इसके ऑब्जर्वेशंस के हैं। सम इंडस्ट्रीज वर एस्टेब्लिश्ड बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो टिस्को है बेटा, इन 1907 के अंदर टिस्को को एस्टेब्लिश किया, लेकिन ब्रिटेन ने नहीं किया, ब्रिटिशर्स ने नहीं किया, वो कुछ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने किया। कुछ some sugar industries, cement industries and paper industries were established by the mean some private entrepreneurs। मीनिंग ब्रिटिशर्स ने जो किसी भी मॉडर्न इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश नहीं किया। द स्टेट पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज लिमिटेड, मतलब गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर बहुत ही कम था। It was confined to such strategies area like railway and means of communication which helped expansion of the Indian market for the British product। मतलब बेटा उन्होंने जो कुछ मॉडर्न इंडस्ट्री को डेवलप किया भी तो फॉर देयर ओन बेनिफिट, उन्होंने अपने खुद के पर्पज के लिए, खुद के बेनिफिट के लिए उसको एक्सटेंड किया। जैसे रेलवे को उन्होंने एक्सटेंड किया, बट किस चीज के लिए? अपना मार्केट एरिया इंक्रीज करने के लिए। कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश किया, किसके लिए? अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बेटर करने के लिए। There was no capital goods industry introduced by the Britishers। कोई भी capital goods industry, कोई भी मशीन बनाने की इंडस्ट्री जो है उन्होंने स्टार्ट नहीं की। In the absence of capital goods industry, industrialization in India remained lopsided। मतलब क्या है बेटा, अगर इंडस्ट्री कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री को प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा। मीनिंग बेटा जब तक हम मशीन नहीं बनाएंगे तब तक हम मशीन से आगे और प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो इसलिए बेटा ये पॉइंट ये है कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उसको भी ब्रिटेन ने ज्यादा ग्रो नहीं किया, हमारे डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय किया और मॉडर्न इंडस्ट्री को भी ग्रो नहीं किया। समझ में आएगा बेटा? तो ये हमारी कुछ पोजीशन थी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को किस तरीके से उन्होंने एक्सप्लोर किया। फर्स्ट वन, हमारे डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट को डिके किया, एंड सेकंड वन, जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थी उसको भी ग्रो उन्होंने नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल। हमने पॉइंट्स देखे बेटा कि व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ आवर एग्रीकल्चर सेक्टर, व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब देखेंगे बेटा कि फॉरेन ट्रेड ब्रिटिश रूल्स के अंडर कैसा था। हम बेटा किस कंट्री के साथ कितना एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करते थे, ये सब हम इस पॉइंट्स के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले बेटा, बिफोर ब्रिटिश रूल्स इंडिया वाज ए वेल नोन एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स लाइक
फाइन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स, आइवरी वर्क्स एंड सम प्रीशियस स्टोन। मतलब बेटा ब्रिटिश रूल से पहले हम जो हैं फिनिश्ड गुड्स के एक्सपोर्टर थे। मेनली हम हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्टर थे। हमारा जो हैंडमेड प्रोडक्ट होता था वो उसकी वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन थी, हम बाहर उसको एक्सपोर्ट किया करते थे। But the British converted India into a net exporter of raw material and the importer of finished goods. मतलब बेटा with the help of या using the discriminatory tariff policy, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्टर बना दिया। मतलब हमारी इकोनॉमी को बैकवर्ड कर दिया, हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म कर दिया। India's foreign trade at the time of independence can be described in the term of the following observation. इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में हम कुछ ऑब्जर्वेशंस जो है देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड द इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को, अपने इंडिया को नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बना दिया। Owing to the colonial exploitation of the Indian economy, India became net exporter of raw material like raw silk, cotton, wool, jute, इंडिगो, सुगर एक्सेट्रा। इन सब चीजों को हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। रॉ मटेरियल को हमने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ऑन द अदर हैंड इट बिकेम net importer of finished goods produced by the British industry like cotton, silk, woolen cloth, several types of capital goods produced in England। मतलब इंग्लैंड के अंदर जो भी गुड्स प्रोड्यूस होती थी, जो फिनिश गुड्स होती थी, उनको हमने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर क्या हुआ बेटा, इंडिया बिकेम द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। नेक्स्ट वन, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडिया के फॉरेन ट्रेड के ऊपर कंट्रोल, मोनोपोली किसकी थी, केवल ब्रिटेन की थी। मतलब हम अपना मोस्टली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट किसके साथ करते थे, ब्रिटेन के साथ करते थे। जो हम एक्सपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल वो भी ब्रिटेन को, और फिनिश गुड्स भी इंपोर्ट करते थे तो वो भी ब्रिटेन से। More than 50% of India's foreign trade was directed towards the Great Britain। मतलब 50% से अधिक ज्यादा जो है हमारा एक्सपोर्ट है या फॉरेन ट्रेड किसके साथ था, ब्रिटेन के साथ था। और वी एक्सपोर्ट द रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट द फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। नेक्स्ट है बेटा सरप्लस ट्रेड बट नॉट ओनली, सॉरी बट ओनली द बेनिफिट द ब्रिटिश। सरप्लस ट्रेड, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सरप्लस ट्रेड। तो बेटा यहाँ पे आपको समझना है सरप्लस और डेफिसिट टू टाइप्स के जो है ट्रेड हो सकते हैं। फॉरेन ट्रेड जो है यहाँ पे बेटा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है जिसको बीओटी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बीओटी। बीओटी होता है बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। द फॉर्मूला इज एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को हम एक्स से डिनोट करते हैं बेटा, माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट इज कॉल्ड द बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। और बेटा ये जो हमारा बीओटी है ये सरप्लस में हो सकता है या फिर डेफिसिट में हो सकता है। ये सरप्लस में कब होगा, सॉरी, हाँ सरप्लस होगा, आप नोट डाउन कर सकते हैं बेटा इसको। सरप्लस होता है व्हेन आवर एक्सपोर्ट इज मोर देन द इंपोर्ट। We don't have the more than sign, just a minute, I can draw it। हाँ, export is more than the import, ठीक है जी। तो ये होती है सरप्लस पोजीशन, मीनिंग आवर एक्सपोर्ट वर मोर देन द इंपोर्ट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बट वो हमारे बेनिफिट के लिए नहीं था, मीनिंग हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते थे और इंपोर्ट कम होता था। पर हम एक्सपोर्ट किस चीज का करते थे, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करते थे, और इंपोर्ट फिनिश्ड गुड्स का करते थे जो हमारी बैकवर्डनेस को शो करता था। लेकिन अगर हमारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से ज्यादा है तो इट्स मीन बेटा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन की करेंसी हमारे पास आएगी, हमारे कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व इंक्रीज होगा और उससे हमारे इकोनॉमी के अंदर जो है बेनिफिट आ सकते हैं, हो सकते हैं। लेकिन बेटा ब्रिटिशर्स ने उस बेनिफिट को, उस सरप्लस मनी को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज किया,
ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना है, सरप्राइजिंगली ड्यूरिंग द ब्रिटिश रिजाइम आवर एक्सपोर्ट एक्सीड आवर इंपोर्ट, हमारे एक्सपोर्ट हमारे इंपोर्ट से ज्यादा थे। बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज इन सरप्लस, बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा सरप्लस के अंदर था। सरप्लस इज बिकॉज द मोर एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वी वर द एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, हम रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे। विच इज ए साइन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को शो करते थे। The trade surplus was not used for the growth and development of the country, it was used to meet, मतलब जो हमारा मीनिंग सरप्लस ट्रेड था, जो हमारा बेनिफिशियल ट्रेड था, उसको हमारी इकोनॉमी के बेनिफिट के लिए यूज नहीं किया जाता था, उसको यूज किया जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस वहां से पे करती थी। एक्सपेंसेस ऑफ वार फाउट बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब हमारे पैसों से उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां जो है देशों के साथ, विदेशों के साथ लड़ी। मीनिंग क्या है बेटा, कि हमारा जो सरप्लस ट्रेड था उसका बेनिफिट हमने नहीं, ब्रिटिशर्स ने लिया था। अंडरस्टैंड बेटा। द नेक्स्ट वन, यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है बेटा, स्विस कैनाल एंड द एक्सेस टू इंडियन मार्केट। हाँ, मीनिंग बेटा स्विस कैनाल जो है एक स्विस कैनाल है क्या चीज, ये आपको समझना है। फिर सबसे पहले स्विस कैनाल वॉज ए आर्टिफिशियल वाटरवे फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, ये एक आर्टिफिशियल वाटरवे है जो इंडिया और ब्रिटेन को कनेक्ट करता है। ओपनिंग ऑफ स्विस कैनाल इज 1869, आपको ध्यान से ये डेट याद करनी है बेटा। स्विस कैनाल को ओपन किया गया था 1869 के अंदर, डक किया गया था, इसको खोदा गया था। सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया। मीनिंग बेटा पहले ब्रिटेन को हमारे देश के साथ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ती थी, लेकिन स्विस कैनाल जो एक आर्टिफिशियल वाटरवे डायरेक्टली इंडिया और ब्रिटेन को आपस में जोड़ता है, जिसके थ्रू बेटा उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हुई, कम हुई। ठीक है, दिस कैनाल सर्व एज ए डायरेक्ट रूट फॉर द शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन अवॉइडिंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। पहले बेटा उनको हमारे देश से गुड्स को एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने के लिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से होके जो है अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता था, बट बेटा स्विस कैनाल के बाद जो है उन्होंने डायरेक्ट हमारे देश के साथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया और उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई, जिससे बेटा हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर ब्रिटेन की मोनोपोली और ज्यादा इंक्रीज। A significant reduction in the transportation cost promoted monopoly control of India's foreign trade by the British government, मतलब हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर उनकी मोनोपोली और ज्यादा इंक्रीज हुई, क्योंकि पहले उनको अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के थ्रू हमारे साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता था, जिससे उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होती थी और वो कुछ कम एक्सपोर्ट इंपोर्ट हमारे साथ करते थे। लेकिन बेटा स्विस कैनाल 1869 के अंदर जब ओपन हुआ, उसके बाद बेटा उनकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई और उन्होंने हमारे देश के साथ ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, मतलब ब्रिटेन का हमारे फॉरेन ट्रेड के ऊपर मोनोपोली कंट्रोल इंक्रीज हुआ। अंडरस्टैंड बेटा, यू कैन सी द पिक ऑफ स्विस कैनाल, ये देखिए बेटा जो रेड इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज द स्विस कैनाल। ठीक है, जो मेडिटेरियन सी है, इसको ये इंडियन ओशियन के साथ जोड़ता है। मेडिटेरियन सी के साथ जो है बेटा ब्रिटेन की कनेक्टिविटी है और इंडियन ओशियंस के साथ इंडिया की कनेक्टिविटी है, जिसके थ्रू बेटा यहाँ उनको मीनिंग इंडिया के साथ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करना कुछ चीप पड़ने लगा, सस्ता पड़ने लगा और हमारे ऊपर मोनोपोली कंट्रोल ब्रिटेन का इंक्रीज हुआ। समझ में आएगा बेटा। तो दीज आर सम पॉइंट्स कि हमारा ये आपको देखना है बेटा, फॉरेन ट्रेड अंडर द ब्रिटिश रूल क्या था बेटा। सबसे पहले वी वर द नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। द सेकंड वन इज द मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। हमारा सरप्लस ट्रेड था, लेकिन उसका बेनिफिट किसको मिलता था, ब्रिटिशर्स को मिलता था, ब्रिटेन उसका बेनिफिट लेते थे। ठीक है, और स्विस कैनाल ये आपको बड़े ध्यान से समझना है बेटा, स्विस कैनाल एंड एक्सेस टू द इंडियन मार्केट, मतलब स्विस कैनाल के थ्रू ब्रिटेन ने हमारे देश के साथ ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना स्टार्ट किया, हमारे इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, फॉरेन ट्रेड के ऊपर अपना मोनोपोली कंट्रोल इंक्रीज किया। अंडरस्टैंड बेटा। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, द डेमोग्राफिक प्रोफाइल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या थी, हमारी बर्थ रेट, डेथ रेट, हमारी जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब चीजें क्या थी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक प्रोफाइल। तो सबसे पहले बेटा बर्थ रेट एंड डेथ रेट देखिए बेटा, हमारे ब्रिटिश टाइम पे जो बर्थ रेट थी वो 48 पर 1000 थी, अब 17.8 पर 1000 है बेटा। बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों ही पर 1000 जो है
कैलकुलेट की जाती है। मीनिंग बेटा कि अगर कहीं पे 1000 पॉपुलेशन है तो कितने बच्चों का जन्म होता है, दैट इज कॉल्ड द बर्थ रेट, और कितने परसेंट की डेथ होती है पर 1000 पे, तो वो है डेथ रेट। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे या ब्रिटिश रूल्स के अंदर हमारी जो बर्थ रेट थी वो थी 48 पर 1000, मतलब 1000 की पॉपुलेशन पे 48 जो है चाइल्ड का बर्थ होता था। अब कितना है ये 17.8, मतलब हमने अपने बर्थ रेट को कुछ कंट्रोल किया है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के पर्पज से। डेथ रेट कितनी थी बेटा 40 पर 1000, मतलब पर 1000 पे 40 की डेथ हो जाती थी, अभी केवल कितनी है 7.3। मीनिंग हमारी बर्थ रेट भी ज्यादा थी, हमारी डेथ रेट भी ज्यादा थी। मतलब ये था बेटा हमारा जो हेल्थ सिस्टम था वो बेटर नहीं था। ठीक है, इट वॉज वेरी हाई, इट शोज द लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज की क्या थी, कमी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अंडरस्टैंड बेटा। सेकंड वन, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बेटा होप सो आप ये पॉइंट 10th के अंदर भी आपने पढ़ा होगा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट मींस द डेथ रेट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइफ बर्थ। मतलब बेटा कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपना फर्स्ट बर्थडे तक सेलिब्रेट नहीं कर पाते, मतलब कितने लाइव बर्थ, मतलब कितने ऐसे पर्सन हैं जो 1 साल की पहले, ऐसे कितने चाइल्ड हैं जिसकी डेथ 1 साल से पहले हो जाती है। एंड इट इज ऑल्सो कैलकुलेट पर 1000, मतलब ये है कि 1000 अगर लाइव बर्थ हुए हैं, 1000 बच्चे पैदा हुए हैं, तो 1 साल से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है। एंड यू आर वेरी सरप्राइजिंग दैट कि उस टाइम पे ये रेट थी 218, मतलब 1000 में से 218 बच्चों की डेथ जो है वो 1 साल से पहले हो जाती थी, और अब ये केवल डाटा कितना है 32। It also shows the backwardness of our health system. ठीक है बेटा, मीनिंग इन्फेंट बर्थ रेट भी ज्यादा थी, डेथ रेट भी ज्यादा थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा थी। Next one is life expectancy rate. What's the meaning of life expectancy rate? Life expectancy rate mean average life of a person. What's the meaning of average life of person? Average एक पर्सन कितने साल तक जिंदा रहता है। How it calculate? बेटा यहाँ पे इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, पूरे हम बात करते हैं कंट्री के अंदर जितने भी पर्सन हैं वो कितने साल तक जिंदा रहते हैं, उनको ऐड करके डिवाइड बाय पॉपुलेशन कर देते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आ जाती है कि एवरेज हम बात करते हैं आज के टाइम पे एवरेज पर्सन जो है सपोज दैट 70 साल तक जीवित रहता है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है 70 ईयर। अब ये नहीं है कि हर कोई 70 ईयर्स तक ही जो है जिंदा रहेगा, हो सकता है कोई 70 से बढ़ के 80 भी हो जाए, हो सकता है किसी की डेथ जो है पहले भी हो जाए, ये है एवरेज। ठीक है बेटा, तो यहां पे आपको समझना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मीन द एवरेज एज ऑफ ए पर्सन। इट वाज वेरी लो 30 इट वाज एज लो एज 32 ईयर्स। इंडिपेंडेंस के टाइम पे या कॉलोनियल रूल्स के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी बेटा 32 ईयर्स, मतलब पर्सन नॉर्मली 32 साल तक जिंदा रहता था। प्रेजेंटली इट इज 69.4 ईयर्स, आज अप्रोक्सीमेट 70 ईयर्स तक एक पर्सन जिंदा रहता है, और जितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी उतनी शो करता है बैकवर्डनेस ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज। तो लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिफ्लेक्ट्स लैक ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज। तो हम कह सकते हैं बेटा इंडिपेंडेंस के टाइम पे या ब्रिटिश रूल्स के अंदर हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज थी वो बहुत ही डाउन थी। ये तीनों ही पॉइंट से पता चलता है कि बर्थ रेट और डेथ रेट हमारी दोनों ही ज्यादा थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा थी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत ही कम। अंडरस्टैंड बेटा। द नेक्स्ट वन इज द लिटरेसी रेट। तो बेटा यहाँ पे आपको सबसे पहले समझना होगा व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लिटरेसी रेट एंड हाउ इट डिफरेंट फ्रॉम द एजुकेशन रेट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एजुकेटेड एंड ए लिटरेट पर्सन, दोनों में डिफरेंस क्या है। लिटरेट पर्सन इज ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख सकता है और पढ़ सकता है उसको हम लिटरेट कहते हैं। एंड एजुकेटेड पर्सन जो होता है वो एजुकेशन के डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकते हैं, लाइक जो 5th क्लास तक पढ़ा हुआ है उसको हम प्राइमरी एजुकेटेड कह देते हैं, 8th तक पढ़ा हुआ है मिडिल एजुकेटेड कह देते हैं, 10th तक पढ़ा हुआ है हाई क्लास एजुकेटेड कह देते हैं, सीनियर सेकेंडरी एजुकेटेड कह देते हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर, ये दीज आर सम पैरामीटर्स ऑफ द एजुकेशन। बट हु इज लिटरेट, हु कैन रीड एंड राइट,
ये आपको समझना है बेटा। ये लास्ट में मैंने लिखा भी हुआ है कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ लिटरेसी रेट। इसका मतलब क्या होता है, एक लिटरेट पर्सन किसको कहा जाएगा बेटा? तो लिटरेट कौन होता है बेटा? लिटरेट पर्सन मींस दोज हु कैन रीड एंड राइट, जो लिख सकता है और पढ़ सकता है। अंडरस्टैंड बेटा? तो यहाँ पे आपको समझना है द नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन पर 1000। अब यहाँ पे ये समझना है कि लिटरेसी रेट क्या होती है, द नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन पर 1000, हजार में से कितने लिटरेट है और कितने इलिटरेट है। तो ये देखिए बेटा, द लिटरेसी रेट वाज नियरली 16%। इंडिपेंडेंस के टाइम पे या कॉलोनियल रूल्स के अंदर कितनी थी? 16% पॉपुलेशन ही लिटरेट थी, बट अभी कितनी है? 72%। लो लिटरेसी रेट रिफ्लेक्ट सोशल बैकवर्डनेस एज रिफ्लेक्शन ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। मतलब लिटरेसी रेट लो होना शो करता है सोशल बैकवर्डनेस को, और जिससे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ जाती है। फीमेल लिटरेसी रेट वॉज स्टिल 7%। फीमेल लिटरेसी रेट तो और कम थी, केवल 7% फीमेल लिटरेसी रेट इंडिपेंडेंस के टाइम पे या कॉलोनियल रूल्स के अंदर थी। मतलब बेटा हमारा हेल्थ सिस्टम भी बेटर नहीं था और हमारा एजुकेशन सिस्टम भी बेटर नहीं था। अंडरस्टैंड बेटा? द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड टू द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हमारा कैसा था, कैसा हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रहा? तो यहाँ पे बेटा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का मीनिंग क्या होता है ये आपको समझना है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रिलेट विद द पॉपुलेशन ग्रोथ। हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से ये रिलेट करता है। यहां पे बेटा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर आपको एक चीज बड़े ध्यान से पढ़नी है, वो है द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड जो है बेटा वो हम लेते हैं 1921 को हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड मानते हैं। किसको मानते हैं? 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों हम 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं बेटा? ये इसलिए क्योंकि 1921 के बाद इंडिया की पॉपुलेशन कभी भी डिक्रीज नहीं हुई। इसके बाद हमारी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली गई। बेटा आपको पता होगा कि हर 10 साल के बाद इंडिया की पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, जिसको सेंसस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंसस। मीनिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज काउंटेड आफ्टर एवरी 10 ईयर एंड इट स्टार्टेड फ्रॉम, ये आपको समझना है बेटा, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1881। हमने 1881 से अपनी पॉपुलेशन को काउंट करना स्टार्ट किया था, और उसके बाद हर 10 इयर्स के बाद हम अपनी पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। 1891 में हुआ, उसके बाद हम कहेंगे कि 1901 में हुआ, उसके बाद 1911 में हुआ, और 1921 जो हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड है। और इसके बाद भी कंटिन्यूसली जो है हम 21 के बाद 31, 41, 51, 61, 71, 89 जो है। अब लास्ट हमारा जो सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, और नेक्स्ट हमारा जो सेंसस होगा वो आफ्टर 1 ईयर 2021 के अंदर होगा। मतलब बेटा हर 10 ईयर्स के बाद क्या करते हैं, हम अपनी पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। ठीक है बेटा? तो 1921 जो है इट कंसीडर्ड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि इसके बाद हमारी पॉपुलेशन कभी डिक्रीज नहीं हुई, इट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। ये लगातार इंक्रीज हुई है। तो ये आपको समझना है बेटा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के अंदर हम ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड को जरूर ध्यान में रखेंगे। और कौन सा ईयर है वो? 1921। अब इसको समझेंगे। बिफोर 1921 पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया केप्ट फ्लक्चुएटिंग, लाइक इंक्रीजिंग इन वन सेंसस एंड डिक्रीजिंग इन अनदर। कभी किसी सेंसस में कम हो जाती थी, किसी में बढ़ जाती थी। बट आफ्टर 1921 पॉपुलेशन इन इंडिया रिकॉर्डेड ए कांस्टेंट राइज। ये कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हुई। द सेंसस 1901 shows the decline of 0.04 करोड़, डिक्लाइन हुआ। The census of 1911 showed a rise of 1.38 crore. The census of 1921 shows a decline of 0.07 crore. तो with the help of this data we can see that किसी सेंसस में पॉपुलेशन डिक्रीज होती है, किसी सेंसस में पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, बट आफ्टर 1921 हमारी पॉपुलेशन कभी भी डिक्रीज नहीं हुई, इट्स ऑलवेज कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली इंक्रीज, राइट? ठीक है? From the year 1921 onwards, total population in India never declined. It showed a constant rise. 1931 के अंदर
2.76 करोड़ का इंक्रीज हुआ। 1941 के अंदर 3.96 करोड़ का इंक्रीज हुआ। 1951 के अंदर 4.24 करोड़ का इंक्रीज हुआ। समझ में आएगा बेटा? तो दैट इज द डेमोग्राफिक्स ट्रांजिशन सिचुएशन इन इंडिया। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 1921 इज कंसिडर्ड एज ए ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। अंडरस्टैंड बेटा? A constantly rising population led to excessive burden of maintenance investment। यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है बेटा मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। मतलब बेटा कि जो हमारी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उसको मेंटेन करने के ऊपर एक्सपेंडिचर ज्यादा करना पड़ता है जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी बेटा, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, डिफेंस के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उनको हाउसिंग फैसिलिटीज, सेफ ड्रिंकिंग, क्लीन वाटर देने के ऊपर ज्यादा एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे बेटा। मीनिंग बेटा पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता चला जाता है। और जितना मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा बेटा उतना कम हम जो है मीनिंग इन्वेस्ट जो आपका ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है उतना कम होता चला जाएगा। समझ में आएगा? मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा होगा ग्रोथ इन्वेस्टमेंट उतना कम होता चला जाएगा, जिससे इकोनॉमी स्टैग्नेंट हो जाती है, इकोनॉमी की ग्रोथ डाउन आ जाती है। समझ में आएगा बेटा? तो यहाँ पे आपको समझना है a constantly rising population led to the excessive burden of maintenance investment. Maintenance investment means the expenditure which country has to incur on the maintenance of the existing population. एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन को मेंटेन करने के ऊपर जो खर्चा करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड द मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। हाई मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट मींस लो ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट एंड इट वाज सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ बैकवर्डनेस एंड स्टैग्नेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। पर यहाँ पे एक और चीज समझनी है बेटा कि 1951 तक हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वो अलार्मिंग नहीं थी, वो ज्यादा इंक्रीज नहीं हुई थी। लेकिन 1951 के बाद हमारी जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है बेटा वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से इंक्रीज हुई है। और ये हमें पता है, आपको पता है बेटा कि इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो सेकंड नंबर पे है। चाइना के बाद हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, केवल चाइना ही हमारे से ऊपर है पॉपुलेशन के केसेस में। तो इसलिए बेटा आपको समझना है कि ज्यादा पॉपुलेशन इज ऑलवेज इंप्लाइज द बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। तो दैट इज द डेमोग्राफिक। हमें यहाँ पे बेटा याद रखना है 1951 तक का डाटा ही हमें याद करना है, क्योंकि बेटा 1951 का जो सेंसस हुआ वो इंडिपेंडेंस के बाद का था और हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि दैट इज द डेमोग्राफिक सिचुएशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अंडरस्टैंड बेटा? The next point is the occupational structure on the eve of independence. इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या था? अब यहाँ पे आपको मीनिंग समझना है जी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ये क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टुवर्ड्स द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर प्राइमरी सेक्टर के अंदर कितने परसेंट लोग जो है वर्किंग है, सेकेंडरी के अंदर कितने परसेंट वर्किंग है और टर्सरी सेक्टर के अंदर कितने परसेंट लोग वर्किंग है, दैट शोज द मेन ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। तो यहाँ पे इसका मीनिंग भी मैंने लिखा हुआ है बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन टुवर्ड्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज कॉल्ड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ओके बेटा? ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर्स की पोजीशन क्या थी। तो वी हैव ए पिक, इस पिक के थ्रू, इस टेबल के थ्रू वी कैन सी दैट द ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो बेटा यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर के अंदर जो पॉपुलेशन थी वो 72%, 72.7% लगी हुई थी। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो वर्किंग थे वो थे 10.1% और टर्सरी सेक्टर के अंदर 17.2% पॉपुलेशन जो है वर्किंग। मतलब बेटा हमारा जो डोमिनेटिंग सेक्टर था, सबसे ज्यादा जहां पे वर्कर्स लगे हुए थे, वो कौन सा था? प्राइमरी सेक्टर था। ठीक है, तो इसको हम कुछ पॉइंट से देखते हैं बेटा आगे। तो इस फर्स्ट पॉइंट जो है द गिवन टेबल ऑफर्स द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। टेबल को आपने ध्यान में रखना है, उससे ये ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है कि एग्रीकल्चर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, अबाउट 72.7% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर।
अब यहाँ पे बेटा हम डेवलप्ड कंट्री के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर केवल 2% और जापान के अंदर 12% और जर्मनी में 4% पॉपुलेशन ही एग्रीकल्चर के अंदर लगी हुई है, लेकिन इंडिया के अंदर 72.7% वर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। इट शोज द बैकवर्डनेस। इसका मतलब क्या है कि एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अगर ज्यादा वर्कर लगे हुए हैं तो मीनिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा ग्रो नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है इंडस्ट्री ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब बेटा सॉरी इनसिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट तो एग्रीकल्चर था। ए इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा था जहां पे सबसे कम लोग वर्किंग थे। केवल 9% पॉपुलेशन जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर लगी हुई थी। लेकिन यूएसए, इंग्लैंड, जापान का अगर एग्जांपल देखें, यूएसए के अंदर 32%, इंग्लैंड में 42% एंड जापान के अंदर 39% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर सॉरी इंडस्ट्रीज के अंदर एंगेज्ड है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वर्किंग पॉपुलेशन थी वो बहुत कम थी बिकॉज ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ द इकोनॉमी। अनबैलेंस्ड ग्रोथ, तो यहां पे हम देख सकते हैं बेटा कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ थी। प्राइमरी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा वर्कर्स लगे हुए थे, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बहुत कम लगे हुए थे, और टर्सरी सेक्टर के अंदर भी एज कंपेयर टू प्राइमरी सेक्टर कम वर्कर्स जो है एंगेज्ड थे। The table shows the unbalanced growth of the Indian economy, means in one sector more growth and in another less. ठीक है बेटा, तो this is the position of occupation structure on the eve of इंडिपेंडेंस। तो ये 3 पॉइंट आपके पास समझ में निकल के आएंगे बेटा। एग्रीकल्चर जो है प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, इंडस्ट्रीज जो है इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था, और जो ग्रोथ थी वो तीनों सेक्टर की अनबैलेंस्ड थी, इक्वल ग्रोथ नहीं। नेक्स्ट है बेटा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसी पोजीशन? तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटा देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज द इकोनॉमिक एंड सेकंड वन इज द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बेटा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज डायरेक्टली रिलेट विद द इनकम ऑफ द पीपल। लोगों की इनकम के साथ डायरेक्टली रिलेट करता है, जैसे ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एनर्जी एटसेट्रा। एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिलेट विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, जिसके अंदर हम एजुकेशन, हेल्थ और हम हाउसिंग फैसिलिटीज को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? इकोनॉमिक मतलब मीनिंग ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एनर्जी, जो है इलेक्ट्रिसिटी, इसकी पोजीशन कैसी थी, और हमारा एजुकेशनल पोजीशन कैसी थी, हेल्थ स्टेटस कैसा था, हाउसिंग फैसिलिटीज कैसी थी, ये हम डिस्कस करेंगे। तो फॉलोइंग आर सम ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास पॉइंट है बेटा। रेलवे वाज डेवलप्ड बाय द ब्रिटिशर्स बट जस्ट फॉर द बेनिफिट टू ब्रिटेन। रेलवे को ट्रांसपोर्टेशन के रूप में उन्होंने जो है डेवलप तो किया, लेकिन नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडियंस, इट जस्ट फॉर द बेनिफिट फॉर ब्रिटेन। पोर्ट्स वर डेवलप्ड टू हैंडल एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू ब्रिटेन एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। पोर्ट्स को बनाया, लेकिन किस चीज के लिए? जिससे हमारा रॉ मटेरियल ब्रिटेन को एक्सपोर्ट हो पाए और ब्रिटेन की फिनिश्ड गुड्स इंडिया के अंदर इंपोर्ट हो पाए। पोस्टेज एंड टेलीग्राफ को डेवलप किया गया, लेकिन केवल ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, हमारे ऊपर बेटर वे से राज करने के लिए, हम ये कह सकते हैं। रोड वर डेवलप्ड टू फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन फॉर रॉ मटेरियल फ्रॉम डिफरेंट पोर्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स, सॉरी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू द पोर्ट्स। रोड को डेवलप किया गया, रोड ट्रांसपोर्टेशन को डेवलप किया गया, लेकिन उसके पीछे पर्पज क्या था? जिससे अपना प्रोडक्ट वो पूरे इंडिया के अंदर बेच सके। मतलब रोड को भी अपने खुद के बेनिफिट के लिए ब्रिटेन ने डेवलप किया। Briefly, we can say that Britishers developed the infrastructure in India, but not for the benefit of Indians. They developed it for their own benefit. समझ में आएगा बेटा? रेलवे को उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए डेवलप किया, पोर्ट्स को उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए डेवलप किया, पोस्टेज एंड टेलीग्राफ को एडमिनिस्ट्रेशन बेटर करने के लिए उन्होंने डेवलप किया, रोड को जो है अपना मार्केट एरिया बढ़ाने के लिए डेवलप किया। हम कह सकते हैं बेटा उन्होंने हमें एक्सप्लोट किया, इंडियंस को एक्सप्लोट किया, और उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया केवल अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। अंडरस्टैंड बेटा? अब हम देख सकते हैं बेटा देर आर सम पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी ब्रिटिश रूल के हमारे ऊपर रहे, चाहे वो इंटेंशनली नहीं थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हमारे बेनिफिट के लिए कोई काम किया, लेकिन बेटा कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है उनके जो है रॉन्ग पॉलिसीज जो उनकी थी उसके अंदर इंडियंस का कुछ बेनिफिट भी हुआ। सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है कॉमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स।
हमने ये डिस्कस किया था बेटा। उन्होंने कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग किया, इंडिगो को फोर्सफुली प्रोड्यूस करवाया, लेकिन बेटा इससे इंडियन फार्मर्स जो हैं वो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को सीख गए। मतलब ब्रिटिशर्स चेंज द आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। नाउ द फार्मर्स स्टार्ट प्रोड्यूस द गुड्स फॉर सेल इन द मार्केट, नॉट जस्ट फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। पहले हमारे जो फार्मर्स थे वो केवल और केवल सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने फोर्सफुली इंडिगो प्रोड्यूस करवाया, लोगों ने इंडिगो को बेच के पैसा कमाया, जिससे बेटा लोगों का जो फार्मर्स था उनका आउटलुक चेंज हुआ, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कॉमर्शलाइजेशन फार्मिंग की तरफ मतलब कन्वर्ट हुए। न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे स्विस कैनाल को डक करने की बात है, जैसे रेलवे के लिए रेलवे लाइंस को स्प्रेड करने की बात है, रोड को स्प्रेड करने की बात है, जिसके थ्रू बेटा लेबर वर्क किसको मिला, इंडियंस को मिला। इंडियन लेबरर्स जो थे उनको काम मिलना स्टार्ट हुआ, उनको कुछ अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई। समझ में आएगा बेटा। कंट्रोल ऑफ फेमाइंस, फेमाइंस क्या होता है बेटा, भूखमरी। हमने देखा था 1943 के अंदर बंगाल के अंदर बहुत बड़ी जो है बंगाल फेमाइंस जो है वो आई थी। तो हम कहेंगे जी फेमाइंस को कैसे कंट्रोल किया, विद द हेल्प ऑफ रेलवे। बेटा फेमाइंस में जहाँ पे जो रिमोट एरिया होता है वहाँ पे फूड ग्रेन्स जब मीनिंग नहीं पहुंचाया जा सकता तो उस रिमोट एरिया के अंदर फेमाइन फैलनी शुरू हो जाती है। बट विद द हेल्प ऑफ रेलवे we can easily rapidly move the food grains to the famine affected areas। famine affected areas के अंदर फूड ग्रेन्स को मूव करना इजी हो गया विद द हेल्प ऑफ रेलवे, जिसके कारण फेमाइंस कंट्रोल होनी स्टार्ट हुई। तो रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी रेटेड रैपिड मूवमेंट्स ऑफ फूड ग्रेन्स टू द फेमाइन अफेक्टेड एरियाज, कॉन्सिक्वेंटली फेमाइन कंट्रोल। तो मतलब कहीं ना कहीं रेलवे की हेल्प से इंडिया के अंदर से फेमाइन भी कंट्रोल होनी स्टार्ट हुई। नेक्स्ट, द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। बेटा ब्रिटिशर्स ने हमें मनी के यूज को सिखाया। पहले इंडियंस जो थे वो बार्टर सिस्टम को अडॉप्ट करते थे, वो गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज करते थे, बट ब्रिटिशर्स ने बेटा बार्टर सिस्टम की जगह मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को प्रमोट किया। ठीक है। एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम हमारा बेटर किया। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज एंड बायलॉज को क्या किया बेटा, इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया, जिसके थ्रू सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस तरीके से अंग्रेजों ने हमें एडमिनिस्ट्रेट किया उनको देख करके हमने भी एडमिनिस्ट्रेट करना सीख लिया। British government in India left a legacy of an efficient system of administration। मतलब बेटा एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो इंडिया को देके गए। समझ में आएगा बेटा। तो दीज आर सम पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। ब्रिटिशर्स ने जो रूल किया उसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी हमारे ऊपर पड़े, ऑल्दो हमें पता है बेटा कि उनके नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो ज्यादा थे, पॉजिटिव इंपैक्ट कम थे, लेकिन कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट जरूर थे कि हमारे फार्मर्स का आउटलुक कॉमर्शलाइज हुआ, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई, फेमाइंस को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इंट्रोड्यूस किया और एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर किया। नेक्स्ट है बेटा इंपैक्ट ऑफ रेलवे इन इंडिया। इंडिया में रेलवे का क्या इंपैक्ट रहा, देयर आर सम गुड एंड सम बैड इंपैक्ट। तो गुड इंपैक्ट क्या है, एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक मार्केट इंक्रीज हुई। मतलब बेटा कि हम डोमेस्टिक ट्रेड हमारा इंक्रीज हुआ, हम सपोज दैट हरियाणा के अंदर कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो वी कैन इजीली सेल इट इनटू द रेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, हम उसको बाकी पार्ट्स के अंदर बेच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेलवे। फैसिलिटेट कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन हुआ, मतलब कि एक एरिया के अंदर एग्रीकल्चर होता है, हम उसको दूसरे एरिया के अंदर बेच सकते हैं। ठीक है, कॉमर्शलाइजेशन हुआ। अनेबल पीपल टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस, ब्रेक द बैरियर ऑफ डिस्टेंस, जो बैरियर ऑफ डिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, मतलब हम इजिली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं। एंड अंडरटेक द जर्नी टू फार ऑफ प्लेसेस, मतलब रेलवे की हेल्प से हम इंडिया के किसी भी विद इन द कंट्री किसी भी पार्ट के अंदर हम इजिली ट्रेवल कर सकते हैं। कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ फेमाइंस। तो दीज आर सम पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ रेलवे। ठीक है, बट उसके कुछ नेगेटिव इंपैक्ट भी थे, और हमें पता है बेटा ब्रिटिशर्स ने जो रेलवे को इंट्रोड्यूस किया था वो उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था।
उसका क्या था? सबसे पहले, रेलवे कंट्रीब्यूट द कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन ऑफ द इंडियन मार्केट, मतलब उन्होंने इंडियन मार्केट के अंदर कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन को और ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया। नाउ रॉ मटेरियल इजीली ट्रांसपोर्टेड टू द पोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट, मतलब रॉ मटेरियल को इजीली पोर्ट्स तक ले जाके बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता था और फिनिश्ड गुड्स को बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर बेचा जा सकता था। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट देखिए, फिनिश्ड गुड्स कमिंग एज import to the Indian economy could be easily transported to the internal part of the country for the purpose of sale, मतलब कि बाहर से आने वाले imported goods को easily इंडिया के अंदर बेचा जा सकता था। तो that is the positive negative impact on the Indian economy. Thus the spread of railway led to the spread of domestic market for the British product, मतलब ब्रिटिश प्रोडक्ट जो है वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ज्यादा बिकना स्टार्ट हुआ और हमारा डोमेस्टिक हैंडीक्राफ्ट डिके होना स्टार्ट हुआ। Understand beta? So that is the last point of this chapter, the impact of railways in India. There are some positive impact and there are some negative impact. Hope so beta आपको ये complete chapter समझ में आया होगा कि what is the position of what was the position of Indian economy at the time of independence. Okay beta, hope so it will be beneficial for all of you. Okay beta, bye, thank you.